नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। ये वक्त है इस वक्त बड़ी बहस में आपको अलग अलग मुद्दों से रूबरू कराने का, बड़ी डिबेट करने का। लेकिन आज बड़ी बहस में हम बड़ी डिबेट नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े विमान हादसे के इन डेप्थ स्टोरीज दिखाने जा रहे हैं। अब से ठीक 24 घंटे पहले इस वक्त अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ने को तैयार हो चुकी थी। उस पर करीब 232 यात्री सवार थे। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे और अपने घरों को भेज रहे थे। सबको जाना था लंदन के लिए। लेकिन ठीक 1:38 पर जब एयरपोर्ट से उड़ान भरी, उसके 2 मिनट के भीतर ही 1:40 पर एयर इंडिया का विमान AI 171 दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया। पूरी तरह से 232 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ एक जान बच पाई। इस विमान हादसे में 265 लोगों की जान गई है। इसमें 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया। आज सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का भी दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। PM मोदी की घटनास्थल से तस्वीरें और ऑडियो वीडियो भी सामने आई। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले वो एयरपोर्ट से सीधे घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पर जाने के बाद तमाम अधिकारियों और लोगों के साथ में उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और उसके बाद यहाँ से वो अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर सिविल लाइन्स अस्पताल में जहाँ पर तमाम मरीजों को रखा गया था, जो घायलों को रखा गया था। इनमें एक वो व्यक्ति भी था जो इस वक्त जब हादसा हुआ तब उस विमान में सवार थे, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से बच गए। उनसे भी मुलाकात की। एक तरफ आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने जाकर उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटनास्थल से तस्वीरें और वीडियो सामने आई। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कई सीनियर अधिकारी समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया विमान हादसे में जख्मी हुए लोगों से सिविल अस्पताल में मुलाकात की। अस्पताल में 40 से ज़्यादा घायल लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है, जो इस दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ये दो तस्वीरें उसी की। एक तरफ प्रधानमंत्री ने आज घटनास्थल का दौरा किया और दूसरी तरफ घायलों से मुलाकात करते हुए सिविल अस्पताल में। और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक मीटिंग भी ली, अधिकारियों के साथ जायजा लिया और उसके बाद फिर वो रवाना हुए। तो इस पूरे हादसे को लेकर अब कई सारे रहस्य अभी भी बरकरार है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ, आखिर तकनीकी तौर पर किस तरह की दिक्कतें आई, क्या कोई पक्षी आकर टकरा गया। बहुत सारी थ्योरीज निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। इन सब के बीच हमारी संवाददाताओं की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर लगातार हालात का जायजा हमारे सदस्य ले रहे हैं। अहमदाबाद के हॉस्टल पर जब प्लेन गिरा तो वहां भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मलबे में दब गए, चूँकि वहाँ पर मेस था और उस वक्त चूँकि खाना का दोपहर का वक्त था, कई सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट्स वहाँ पर खाना खा रहे थे। उसी दौरान आसमान से आ रही ये आफत उनके ऊपर गिर पड़ी और कई लोगों की इसमें जान चली गई। कई डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मलबे में दब गए। वहाँ पर राहत और बचाव कार्य में लगे प्रिंस जो व्यक्ति वहाँ पर लगे हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से लोगों को अस्पताल पहुँचाया। उन्होंने कहा कि उस समय के मंजर को बयां नहीं किया जा सकता। हादसे के समय स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। प्रिंस ने बताया कि 15 लोगों के शव को तो हमने निकाला था, साथ ही मेस में जो सिलेंडर रखे थे उसे भी जल्दबाजी में बाहर निकाला गया, वरना ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था और भी धमाके हो सकते थे। मरने वालों में खुद प्रिंस के 2 दोस्त भी शामिल थे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने। सुनिए जरा। प्रिंस हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस समय BJ मेडिकल जो हॉस्टल है वहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ, लोग फंसे हुए थे, वे अपने दोस्तों के साथ में उनको निकालने का प्रयास कर रहे थे। प्रिंस कितने लोगों को निकाला, क्योंकि काफ़ी दर्दनाक हादसा है और ये सिर्फ इस प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है। मेरे अभी रूह काँप रहे जो सोच के हमें इतने दर्द, हमने इतनी लाशें निकाली, करीब 10 या 15 जैसी लाशें तो हम मेरे ग्रुप ने मिलकर निकाली। फिर आर्मीज और फिर पुलिस और सब आए, फायर ब्रिगेड वाले, और
एम्बुलेंस वाले सब आके फिर हमने निकाली है। जहाँ कैंटीन में लोग खा रहे थे उनका खाना आधा छूटा हुआ है, पर हमने हमारे दिल को कंट्रोल किया और सबको जान बचाने में समझा। 2 लाशें, मेरी 2 व्हीलर थी, मैं 2 व्हीलर पे लेके भागा हुआ हूँ। कितने लोगों को प्रिंस आपने निकाला? क्योंकि मेरे को अभी भी लग रहा है कि आप उस दुख में है, उस गम में है, आपकी आंखों में वो आंसू साफ देख सकता हूँ, और इस दुख में हर कोई आप लोगों के साथ में है। ये भयावह मंजर ज़िंदगी भर ना भूलने वाला मंजर है। मैं बोल नहीं सकता, मेरे ग्रुप ने मिलकर टोटल 10 या 15 जैसी निकाली होगी। मेरे हाथ में जो आई मैंने 4 निकाली थी लाशें, और मेरी दादी साथ में थी, उनको मैंने बाहर रखा क्योंकि सबसे पहले हमने ना सिलेंडर्स निकालने में सोचा। सिलेंडर्स होते तो और ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता था, और मेरे लड़के लोग ने सबने अपनी जान की परवाह की, अंदर आँख में घुस के भी सिलेंडर्स उन लोग ने निकाले कैंटीन में से। स्टूडेंट्स थे, एक छोटी बच्ची, फैमिलीज भी थी यहाँ पे रहते हैं, अंदर फैमिलीज भी है। मेरे फ्रेंड भी रहता है अंदर, मैं जिसके साथ 10th क्लियर करा है वो उसकी फैमिली रहती है साथ में। फैमिलीज भी थी, पर उस फैमिलीज में से एक बच्ची की, छोटी बच्ची 4 या 5 साल की बच्ची भी खाना खाने बैठी थी यहाँ पे। हादसा जो रहा है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया, प्रिंस जो कि यहाँ के लोकल जो पार्षद है उनका बेटा है, और उनके साथ के लोग जो हैं इस हॉस्टल से लोगों को निकाल रहे थे। 12 से 15 लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी जो है वो निकाली गई है, जो कि उन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, अहमदाबाद। तो अंदाज़ा लगाइए क्या खौफनाक मंजर उस वक्त वहां पर रहा होगा। अब से ठीक 24 घंटे पहले 1:38 अभी हुए नहीं हैं, यानी कि उड़ान भरने की तैयारी कल विमान कर रहा था। देखिए उस विमान में 232 लोग सवार थे। कोई अपने पिता से मिलने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई भविष्य के सपने बुनने के लिए वहां पर अपने परिवार समेत जा रहा था। लेकिन चंद मिनट के बाद ही सब कुछ तबाह हो गया। अहमदाबाद में ये जो हादसा हुआ, रेस्क्यू में शामिल SDRF के जवानों ने IBC 24 से कहा कि ये खौफनाक मंजर वो कभी नहीं भूल सकते। आपदा के कई रेस्क्यू उन्होंने किए, लेकिन ये जो घटना थी ये रूह कांपा देने वाली है। ये SDRF के जो वहाँ पर लगातार कर्मचारी लगे हुए थे, जवानों ने कहा, क्योंकि इस तरह के ही लगातार कई सारे ऑपरेशंस में लगातार वो लगते हैं। SDRF के 65 से ज़्यादा जवानों की टीम मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालकर अस्पताल पहुँचाने में लगी रही। उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए ज़रा। SDRF की टीम के वो लोग जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने पूरा मलबा हटा के लोगों को निकाला, वो लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, क्योंकि ये आपके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत देखे, लेकिन ये इस तरीके का ये ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर किया है। ये प्लेन दुर्घटना से वजह से हमें लोगों को बचाने का मौका मिला। किस तरीके का माहौल था, मंजर किस तरीके का था, जैसा आपने देखा कि वहाँ पर? माहौल तो सर बहुत डरावना। आपने लगभग कितने लोगों को रेस्क्यू किया, मतलब आपने देखा क्या? हमने हमारे टीम SDRF एनडीआरएफ के सबने मिलकर रेस्क्यू किया है। कई सारे बंदों के रेस्क्यू किया। कितने लोगों की टीम थी आप लोगों की? हमारे 65 लोगों की टीम थी। 65 लोगों की टीम थी। ये काफ़ी दर्दनाक हादसा रहा है, पूरे देश गमगीन है। जब ये उस समय आप रेस्क्यू कर रहे थे, कैसी भयावह स्थिति थी? क्योंकि उस समय काफ़ी आग की लपटें भी निकल रही थी, और इस सिचुएशन में रेस्क्यू करना, इस सिचुएशन में सर हम जब आए तब आग की लपटें निकल रही। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने का काम करे। हमारा काम मलबा हटाकर और वहाँ पर से लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला कर हॉस्पिटलाइज करना। कितने लोग हॉस्पिटलाइज, मतलब क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी उसके मलबा में से? उस वक्त जो काम कर रहे थे तो हमारी सब टीम थी, तो सब ऐसा कोई परफेक्ट फिगर नहीं कि हमने कितने बंदों को निकाला, लेकिन हमें पूरा काम पूरे दिल से गए। और क्योंकि हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा था, और ऐसे में निकालने में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही होगी, क्योंकि उसमें आपको ये भी देखना है कि आपको बॉडी निकालना है, क्योंकि ये इस तरीके से। हाँ सर, उसमें डिफिकल्टी बहुत ही, तो मलबे के नीचे सब बॉडी अंदर होती, तो JCB की मदद से सब मलबा हटाया। सब लोगों ने हाथ से अपने जरा से अपने इक्विपमेंट यूज़ करके मलबा नहीं हटा कर फिर बॉडी निकाल कर फिर। ये देखिए, ये SDRF के तमाम सारे लोग, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 65 से अधिक ये जो लोग हैं इनकी टीम थी, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर पहुँचे थे काफ़ी भयावह मंजर था, पूरे मलबे में से लोगों को निकालना, और ये आपदा प्रबंधन का उनकी ज़िंदगी का अब तक का हमेशा ज़िंदगी भर याद रखने वाला ऐसा मंजर रहेगा, जब उन्होंने इस प्रकार से घटना में मलबा हटा के लोगों की लाशें निकाली, उनको अस्पताल तक पहुँचाया। तो SDRF के जवान इसी तरह के ऑपरेशंस में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह का मंजर यहाँ पर था वो उनके लिए खौफनाक था, वो ज़िंदगी से भूल नहीं पाएंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त IBC 24 के संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया और साथ ही वैभव शर्मा
सीधे अहमदाबाद में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रवि, जानना चाहेंगे आपसे, ठीक 24 घंटा बीत रहा है और इस वक्त ये हादसा यहाँ पर हुआ था। अब 24 घंटे बाद वहाँ पर किस तरह का मंजर है, और उसके साथ ही हादसे को लेकर कई तरह के सवाल अभी भी हैं कि हादसा हुआ कैसे। रवि, आपसे पहले बात करेंगे, लेकिन पहले वैभव जाना चाहेंगे। वैभव, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और 24 घंटे बाद किस तरह का मंजर आप वहाँ पर देख रहे हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल हितेश जी, देखिए इस वक्त हम जो बीजे मेडिकल कॉलेज जहाँ पर जो कसौटी भवन बनाया गया है, जिसमें डीएनए सैंपल जो मृतक है उनके परिजनों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, उस भवन के बाहर हम अभी स्थित हैं। और इसी भवन में अभी कुछ देर पहले गुजरात के गृह मंत्री और बाकी स्वास्थ्य मंत्री और बाकी अन्य सारे मंत्री यहाँ पहुंचे थे, और जिस केंद्र पर डीएनए सैंपलिंग की जा रही है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। और इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, उनके चैम्बर में करीब 1 घंटे लंबी उन्होंने मीटिंग भी ली है, जिसमें अधिकारियों को उन्होंने विशेष रूप से जो डीएनए सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है उसे शीघ्र संपन्न करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद जो गृह मंत्री है वो यहाँ से निकले हैं। अभी जो हम मंदिर की बात करें तो लगातार इस बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन के बाहर जो कसौटी परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनका जो गए हैं जिनकी सैंपलिंग नहीं हो पाई है, उनका जल्द से जल्द सैंपल हो और वो अपने परिजन की जो शिनाख्त है वो कर पाए, और जल्द से जल्द उन्हें उनकी जो शव है वो सुपुर्द कर दिया जाए। हालांकि जो डीएनए सैंपलिंग करने के लिए जो अस्पताल सिविल अस्पताल प्रशासन है, वैभव, नेटवर्क का इशू है शायद, इस वजह से आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और रवि के पास में भी जाने की कोशिश करेंगे। रवि, हेमराज सिसोदिया और वैभव शर्मा, ये कल से ही IBC 24 के संवाददाता लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं और वहाँ से पल पल का अपडेट आपके सामने हम दे रहे हैं। फिलहाल चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ भी आपको रुक करते हैं, चूँकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अलग अलग खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ठीक 24 घंटे पहले एक ऐसी घटना हुई, पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया इस हादसे से हिल गई। ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है जो देश में विमान हादसे से जुड़ा हुआ। रवि, हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी जुड़ के उनके पास चलते हैं। रवि, 24 घंटे हो गए हैं इस हादसे को लेकर, क्या कुछ वहाँ पर मंजर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? सवाल बहुत सारे अभी भी रहस्य बरकरार हैं कि आखिर किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्या तकनीकी दिक्कतें थी वहाँ पर, राहत बचाव कार्य को लेकर, DNA जाँच को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताइए ज़रा। देखिए, घड़ी में इस वक्त जो समय हो रहा है वो ठीक 1:40 का समय हो रहा है, यानी कि 24 घंटे पहले ये वही समय था जब एक बड़ा मातम यहाँ पर पसरा, जब एक बड़ा विमान हादसा यहाँ पर हुआ और चारों तरफ जो देखा था ये माहौल, ये मंजर काफ़ी रूह दिला, किसी की भी रूह कपा देने वाला था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि 200 से ज़्यादा परिवारों का DNA सैंपल ले लिया गया है, क्योंकि देखिए 241 जो यात्री हैं वो इसमें बुरी तरीके से हताहत, उनकी मौत हो चुकी है। एक ही यात्री इसमें से बचा और बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर थे, उनकी इस हादसे में मौत हुई। तो इस पूरे अगर इस पूरे सिनेरियो को हम देखते हैं तो अभी तक 200 से ज़्यादा जो परिवार के लोग हैं उनके DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने लोग इस हादसे में जिनकी मौत हुई है वो लोग जो हैं बुरी तरीके से जल गए हैं, उनको पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है, और इसीलिए उनके DNA सैंपल जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। रवि, इन सब के बीच में जानकारी रवि ये भी है कि एक महिला इनमें इंदौर की रहने वाली थी जो इस हादसे का शिकार हुई हैं, अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। वहीं एक स्टूडेंट जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे, उनका भी निधन हुआ है। उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या उनके कोई परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में रवि? बिल्कुल देखिए, जो इंदौर के रहने वाली युवती है, महिला जो है वो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। उनके पति का जो जन्मदिन था वो जन्मदिन मनाने के लिए जा रही थी। जो जानकारी हमने अभी इसमें हासिल की है उसमें जो इंदौर का रहने वाला परिवार है वो देर शाम तक अहमदाबाद पहुंचेगा, तो वहीं ग्वालियर का परिवार जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और दोनों ही केस में अगर हम देख ले तो जो युवती है मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, ग्वालियर के रहने वाली, वो इस हादसे का शिकार हुई। वो उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थी जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उस वक्त वो मौजूद थी, और विमान उस पर क्रैश होता है, बड़ा वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है
और उस ब्लास्ट में तकरीबन 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और डॉक्टर उस वक्त मौजूद रहते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। उसमें एक ग्वालियर की रहने वाली युवती जो थी वो भी शामिल थी और इंदौर की रहने वाली जो एक महिला है जो कि अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। उनका जन्मदिन था, वो जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ पर जाना चाहती थी। उनके पति ने ये टिकट बुक करवाई थी और वो इस हादसे का शिकार हो गई और दोनों का इस दुखद मृत्यु इस हादसे में हुई है। फिलहाल 200 से ज़्यादा लोग जिनका DNA सैंपल लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर डेस्क बनाई गई है, लगातार लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं। ये डेस्क यहाँ पर बनाई गई है। अभी तक कितने लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या DNA सैंपल कलेक्शन चल रहा है यहाँ पर? वो कंट्रोल हो गया, अकोमोडेशन लिए। ये हेल्प डेस्क सेंटर है, ये R&B का अकोमोडेशन के लिए है। जो विक्टिम है उसकी फैमिली के लिए है। अच्छा, जो रहने के लिए, उनके रहने के लिए, रहने के लिए कहाँ पर उनके लिए व्यवस्था कर रहे यहाँ हैं? पे नज़दीक में सर्किट हाउस है, वहाँ पे सर्किट हाउस के लिए, मतलब जो लोग आ रहे हैं वो सर्किट हाउस की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप क्या अभी फ़िलहाल कितने लोग हैं जो अभी ये जो मृतक हुए उनके परिजन जी। हैं और जो भी DNA का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसके साथ में जो कोऑर्डिनेशन काम चल रहा है और उनको कुछ अभी क्वेश्चंस हो या कुछ अपने मृतक अपने स्नेहीजनों के लिए कुछ काम पूछना हो तो एक सेंटर खुला है जहाँ पे वो आराम से आके जो अधिकारी लोग हैं जो पूरा डेटा एकत्रित करके यहाँ पे रखा जा रहा है। जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी यहाँ से किए जा रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो, तो एक जगह पे ही इन्होंने बिल्कुल हमने देखा है कि ये सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब 3 लेयर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी हेल्प डेस्क सेंटर बनाया हुआ, वहाँ पे भी लोगों को परेशानी तो कहीं नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, हर किसी के दिल दहला देने वाली घटना थी। दुख है, पीड़ा है, उसके ऊपर तो हम कुछ, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रशासन और एजेंसियाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, NGOs, फाउंडेशन सब लगा। और पहले क्या हो रहा था, कल के दिन में दोपहर के टाइम में ऐसा हो रहा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, पता नहीं लग रहा था किसका कौन क्या हो रहा है। अब एक सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम बना दिया है, सारा अपडेट्स जो भी आ रहा है PM रूम से जहाँ से भी, तो वो सारा डेटा यहाँ आ रहा है और उसको उनका नंबर वगैरह ले लिया जा रहा है। अगर वो लोग यहाँ नहीं है तो भी उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ठीक है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से रवि हमारे सहयोगी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वहाँ पर एक अधिकारी भी मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, डेस्क बनाए गए हैं ताकि तमाम जो लोग पीड़ित हैं यानी कि जिनके परिजनों ने अपने परिजनों को जिन्होंने खोया है वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि DNA जांच होगा, DNA जांच के बाद DNA सैंपल्स मैच होंगे, उसी के बाद शवों को सुपुर्द करने की कार्रवाई होगी। चूँकि शव बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गए थे, वो प्रोसेस लगातार वहाँ पर चल रहा है। वैभव शर्मा भी हमारे सहयोगी बन रहे हैं। वैभव बताइए एक बार कि कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और 24 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को लेकर, अभी क्या कुछ वहाँ पर मंजर आप देख पा रहे हैं, ज़रा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल हितेश जी, देखिए इस वक्त हम जो BJ मेडिकल कॉलेज का DNA सैंपलिंग सेंटर है इसके मुख्य द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर इसी मुख्य द्वार पर जो सैंपलिंग के लिए मृतकों के परिजन पहुँच रहे हैं वो यहीं से, आप मेरे पीछे अगर गेट देख पा रहे होंगे, यहीं से वे अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। इस भवन को गुजरात सरकार ने कसौटी भवन का नाम दिया है जहाँ पर अंदर DNA सैंपलिंग की जाँच की जा रही है। वहीं गेट पर अगर हम बात करें तो अगर हम मंदिर की बात करें तो कई ऐसे मृतकों के परिजन हैं जिनकी अभी भी नहीं हो पाई है, तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो DNA सैंपलिंग है वो हो जाए और उन्हें उनके जो मृतक हैं परिजन इस पूरे हादसे में उनका शव जल्द से जल्द मिल पाए। हालांकि जो मेडिकल प्रशासन है उन्होंने 72 घंटे का समय दिया है, जब जो DNA सैंपलिंग होगी वो प्रक्रिया संपन्न कराकर पूर्ण करके जो सैंपल होंगे। चलिए वैभव, आप नजर बना के रखिए और साथ ही रवि भी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, ये दोनों नजर बना के रखे हुए हैं, पल पल का अपडेट्स वहां से आपके तम लगातार पहुंचा रहे हैं। आपसे लगातार हम आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल अहमदाबाद हादसे की बात करते हैं। अहमदाबाद हादसे में उदयपुर के प्रकाश चंद्र मेनारिया का भी निधन हो गया। मेनारिया UK में कुक का काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे। 2 महीने पहले वे अपने पिता के देहांत पर अपने गांव वापस लौटे थे और गुरुवार को 2 माह बाद वो एयर इंडिया के इसी विमान से वापस लंदन लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच हादसे में उनकी जान चली गई। मेडिकल कॉलेज में DNA सैंपलिंग के लिए उनके परिजन पहुंचे हुए हैं। सैंपलिंग के बाद उनके परिजनों ने IBC 24 से बातचीत की, सुनिए ज़रा।
वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में, जहां पर जो कसौटी भवन है उसके बाहर हम मौजूद हैं। इस कसौटी भवन में ही जो डीएनए सैंपलिंग है उसका काम किया जा रहा है और यहां पर लगातार जो परिजन है उनका पहुंचना जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी, जो अहमदाबाद से हैं। उनके भी कोई परिजन हैं जो उस विमान हादसे में जिनका दुखद निधन हुआ है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या पूरा हादसा हुआ था और अभी किस तरीके से लेकिन जो आपके क्या मेरे बहनोई थे मेरे, और मेरे को न्यूज़ और टीवी न्यूज़ से पता चला 2 बजे के ऐसे मतलब प्लेन हादसा हो गया। ऐसे कुक थे वहाँ पे, 15 साल से उनका प्लेन आता। अभी उनके मतलब पिताजी की डेथ हुई तो हिसाब से आए थे, तो 2 महीना हो गया, फिर वापस लंदन जा रहे थे। तो अभी डीएनए सैंपलिंग के लिए क्या कुछ आपको अंदर से कहा गया है, क्योंकि सैंपलिंग तो आपकी कल हो चुकी है जैसा आपने बताया। तो ये मेनारिया परिवार है जो उदयपुर का रहने वाला है। इनके पिता इस वक्त इस हादसे का शिकार हुए हैं। वो कुक थे यूके में और उनके पिता के निधन होने की वजह से वो यहाँ पर आए थे और 2 महीने बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। इसी तरह से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के इस मामले में इंदौर की एक महिला, इंदौर की एक बहू की भी जान चली गई। इंदौर के होरा परिवार की ये बहू थी, हरप्रीत कौर होरा। अपने पति रॉबी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। इनके पति लंदन में ही थे। पति का जन्मदिन था और उस जन्मदिन को मनाने के लिए, अपने पति के साथ उस जन्मदिन को शेयर करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच सारे सपने चूर चूर हो गए और एक बड़े हादसे का शिकार वो भी हो गई। और इंदौर की ये रहने वाली थी। इंदौर का ये परिवार है जिनकी बहू का भी निधन इस हादसे में हो गया। अहमदाबाद हादसे में हरप्रीत होरा का भी निधन हुआ है और इस वक्त हम हरप्रीत होरा के परिजनों के साथ ही मौजूद हैं। ये हरप्रीत होरा का ससुराल है, जो उनके जो हस्बैंड हैं उनका ये पूरा ससुराल बताया जा रहा है और परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। हरप्रीत जी की डेथ की सूचना आप लोगों को कैसे मिली और फिलहाल जो उनके हस्बैंड है वो कब तक यहाँ पहुँच रहे हैं? उनकी सूचना तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिली प्लेन क्रैश की, और उनके जो हस्बैंड कल रात को 8 बजे वहाँ के समय के अनुसार निकल चुके हैं, दिल्ली सुबह पहुँच गए। अभी उनकी फ़्लाइट 1:30 बजे की है दिल्ली से इंदौर के लिए। आप ये जो हरप्रीत जी हैं ये कहाँ रहती थी और इनका जाने का प्लान कैसे बना था लंदन? ये प्रॉपर अहमदाबाद के, लेकिन अभी बेंगलोर में जॉब कर रही थी। अपने परिवार से मिलते हुए उन्होंने लंदन की टिकट कराई। मेरे बेटे का बर्थडे था 16 तारीख को। अच्छा। तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। उनका प्लान था आगे घूमने फिरने का। हाँ, तो ये बर्थडे पे क्या पति से मिलने के लिए जा रही थी? हस्बैंड से मिलने जा रही थी और सेलिब्रेट भी करना था उनको, कहीं घूमने का उन्होंने प्लान कर रखा था। इन परिवार में शोक की लहर है और अब परिवार भी जल्द अहमदाबाद निकलने की तैयारी जो है वो कर रहा है। उनके पति जो है वो लंदन से निकल चुके हैं और जल्द ही इंदौर आने के बाद यहाँ पर सभी के साथ वो अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन संतोष जखवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। तो कुल मिलाकर इस बड़े हादसे को अब 24 घंटे ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कई सारे रहस्य अभी भी बरकरार हैं कि आखिर ऐसा क्या तकनीकी तौर पर दिक्कत हुई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला IBC24 पर लगातार बना रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।